नमस्कार दोस्तों, सीटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए हम लेकर आए हैं बेहद महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट 6। अगर आप सच में चयन चाहते हैं तो इस टेस्ट को अंत तक जरूर हल करें और अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और हाँ दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट 6 है, बाकी प्रैक्टिस सेट को आप जरूर हल करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में मुझे अपना स्कोर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किससे संबंधित है? ए सर्वोच्च न्यायालय, बी केवल उच्च न्यायालय, सी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों, डी संसद। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों। न्यायिक पुनरावलोकन का क्या अर्थ है? तो न्यायालय यह जांच कर सकता है कि संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कोई कानून संविधान के अनुरूप है या नहीं। यदि कोई कानून संविधान के विरुद्ध पाया जाता है तो न्यायालय उसको निरस्त कर सकता है और यह सर्वोच्च शक्ति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को प्राप्त है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है? ए अनुच्छेद 352, बी अनुच्छेद 123, सी अनुच्छेद 356, डी अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 123। जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है दोस्तों, तब तत्काल कानून बनाने की आवश्यकता जब होती है तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकते हैं और यह जो अध्यादेश होता है संसद के कानून के समान प्रभाव रखता है, लेकिन संसद के अगले सत्र में इसकी स्वीकृति आवश्यक होती है। नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ए अमेरिका, बी आयरलैंड, सी कनाडा, डी ऑस्ट्रेलिया। आयरलैंड। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों की जो प्रेरणा है ये आयरलैंड के संविधान से ली गई है। इसका उद्देश्य सरकार को सामाजिक और आर्थिक न्याय पर आधारित कल्याणकारी राज्य की दिशा में नीतियां बनाने के लिए मार्गदर्शन देना होता है। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस स्थान पर पारित हुआ था? ए लखनऊ, बी मुंबई, सी दिल्ली, डी कोलकाता। मुंबई। 1942 में मुंबई के गोवालिया टैंक मैदान, जब अगस्त क्रांति हुई थी, मैदान में अगस्त क्रांति मैदान में कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। महात्मा गांधी ने इसी समय करो या मरो का नारा भी दिया था। निम्न में से कौन सी मिट्टी भारत में कपास की खेती के लिए सबसे अधिक उपयुक्त मानी जाती है? ए जलोढ़ मिट्टी, बी काली मिट्टी, सी लाल मिट्टी, डी लेटेराइट मिट्टी। काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है, इसका दूसरा नाम रेगूर मिट्टी, और यह नमी को बहुत लंबे समय तक बनाए रखने में सक्षम होती है। इसमें खनिज तत्व जो होते हैं वे प्रचुर मात्रा में होते हैं, इसी कारण यह कपास की खेती के लिए सबसे अधिक उपयुक्त मानी जाती है। भारत में श्वेत क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए गेहूं उत्पादन बढ़ाना, बी दूध उत्पादन बढ़ाना, सी चावल उत्पादन बढ़ाना, डी मछली उत्पादन बढ़ाना। दूध उत्पादन बढ़ाना। श्वेत क्रांति का उद्देश्य भारत में दूध के उत्पादन को बढ़ाना और दुग्ध उद्योग का विकास करना था। इसे ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है, दूसरा नाम ऑपरेशन फ्लड, जिसके कारण भारत विश्व के प्रमुख दुग्ध उत्पादक देशों में शामिल हुआ। फ्रेंड्स, सी टेट के लिए केवल आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं, कॉन्सेप्ट को समझना भी बहुत जरूरी है, इसीलिए मैंने ये प्रयास किया है। थोड़ा सा आपको व्याख्या कर दूं। मेरे प्रयास को आप सराहने के लिए हमें लाइक करें इस वीडियो को। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है? ए छठी अनुसूची, बी सातवीं अनुसूची, सी आठवीं अनुसूची, डी 10वीं अनुसूची। आठवीं अनुसूची। संविधान की आठवीं अनुसूची में भारत की मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची दी गई है। प्रारंभ में इसमें 14 भाषाएं ही थी, लेकिन अब कई संशोधनों के बाद इनकी संख्या बढ़कर 22 हो चुकी है। भारत में नियंत्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा किस योजना से जुड़ी मानी जाती है? ए पहली पंचवर्षीय योजना, बी दूसरी पंचवर्षीय योजना, सी तीसरी पंचवर्षीय योजना, डी चौथी पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस, ये प्रोफेसर महालनोबिस एक अर्थशास्त्री थे, इनके मॉडल पर आधारित थी। इसमें भारी उद्योगों के विकास और राज्य की भूमिका को मजबूत करने पर जोर दिया गया था। स्वदेशी आंदोलन किस घटना के विरोध में शुरू हुआ था? ए बंगाल विभाजन, बी रॉलेट एक्ट,
सी जालियांवाला बाग हत्याकांड, डी साइमन कमीशन। बंगाल विभाजन। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। ध्यान रखिएगा, लॉर्ड कर्जन ने। इसके विरोध में पूरे देश में स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हो गया। पंचशील सिद्धांत किन दो देशों के बीच समझौते से संबंधित है? ए भारत और चीन, बी भारत और नेपाल, सी भारत और श्रीलंका, डी भारत और भूटान। ऑप्शन नंबर ए सही है, भारत और चीन। 1954 में भारत और चीन के बीच तिब्बत से संबंधित एक समझौता हुआ था जिसे पंचशील समझौता कहा जाता है। इसमें 5 सिद्धांत शामिल थे। एक दूसरे की प्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करेंगे, आक्रमण एक दूसरे पर नहीं करेंगे और एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, समानता और पारस्परिक लाभ तथा शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। इन सिद्धांतों का उद्देश्य दोनों देशों के बीच शांतिपूर्ण संबंध को बनाए रखना था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? ए अनुच्छेद 40, बी अनुच्छेद 44, सी अनुच्छेद 48, डी अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 44। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड का उल्लेख किया गया है। इसका अर्थ है कि देश के सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, उत्तराधिकार आदि से संबंधित एक समान कानून लागू करने का प्रयास किया जाए, चाहे उनका धर्म कोई भी हो। हालांकि यह अभी तक नीति निर्देशक तत्व है, इसीलिए इसको न्यायालय में लागू कराने योग्य अधिकार नहीं माना जाता। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष शुरू हुआ था? ए 1917, बी 1919, सी 1921, डी 1925। 1919। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जालियांवाला बाग में जनरल डायर ने निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलाने का आदेश दिया था। इस घटना में बहुत सारे लोग, सैकड़ों लोग मारे गए। यह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया। भारत में पहली रेलवे लाइन किन 2 शहरों के बीच चलाई गई थी? ए मुंबई और पुणे, बी मुंबई और ठाणे, सी कोलकाता से लेकर हावड़ा, डी चेन्नई से लेकर आरकोट। मुंबई से लेकर ठाणे। भारत में पहली रेल सेवा कब शुरू हुई? तो 16 अप्रैल, 16 अप्रैल और 1853 को मुंबई के बोरी बंदर स्टेशन से ठाणे के बीच शुरू हुई थी। यह लगभग 34 किलोमीटर लंबी रेल लाइन थी। इसमें 3 इंजन लगाए गए थे। इसे भारत में आधुनिक परिवहन व्यवस्था की शुरुआत माना जाता है। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब पारित किया था? ए 1927, बी 1929, सी 1931, डी 1935। 1929 में लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। इसके बाद 26 जनवरी 1930 को देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। अंग्रेजी शासन से पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया। भारत में प्राकृतिक वनस्पति को कितने मुख्य प्रकारों में विभाजित किया गया जाता है? ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। 5। भारत के प्राकृतिक वनस्पति को सामान्यतः 5 मुख्य प्रकारों में बांटा जाता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, कांटेदार वन, पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन। इनका वितरण जलवायु, वर्षा और मिट्टी के आधार पर अलग-अलग क्षेत्रों में पाया जाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए 1990, बी 1993, सी 1995, डी 2000। 1993। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी की स्थापना 1993 में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देश में मानवाधिकारों की रक्षा करना, मानवाधिकार उल्लंघन की जांच करना और सरकार को इस संबंध में सुझाव देना है। भारत में नीली क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? ए मत्स्य उत्पादन, बी कपास उत्पादन, सी दूध उत्पादन, डी तेल उत्पादन। मत्स्य उत्पादन। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन या मछली पालन से है। इसका उद्देश्य समुद्री और अंतर्देशीय जल स्रोतों से मछली उत्पादन को बढ़ाना और मत्स्य उद्योग को विकसित करना है।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य शब्द का क्या अर्थ है? ए राजा द्वारा शासन, बी जनता द्वारा चुना गया प्रमुख, सी वंशानुगत शासन, डी सैन्य शासन। जनता द्वारा चुना गया प्रमुख। गणराज्य का अर्थ है कि देश का सर्वोच्च पद जो है ये वंशानुगत नहीं होता। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव जनता के प्रतिनिधित्वों द्वारा किया जाता है, इसीलिए भारत को गणराज्य कहा जाता है। सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? ए 1998, बी 2001, सी 2005, डी 2010। 2001 सर्व शिक्षा अभियान 2001 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य था 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को उपलब्ध कराना, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना भी इसका उद्देश्य था। तो बस दोस्तों, यही था सीटेट जी के प्रैक्टिस सेट 6। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताएं और अगले टेस्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।